कि हम आपको ऑटोकैड के प्लान के थ्रू फ्रेम ड्रॉ करके कैसे स्टैड में इंपोर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कि अभी जो मैं आपको ज्योमेट्रिकल फ्रेम के लिए जो भी टूल्स बता रहा था, मैंने आपको ग्रिड मेथड बताया, कोऑर्डिनेट मेथड बताया, ट्रांसलेशनल रिपीट बताया, कॉपी पेस्ट मेथड बताया। ये सारे मेथड्स में एक लिमिटेशन है कि इसमें आप बहुत सिंपल टाइप के फ्रेम ही ड्रॉ कर सकते हो। बट कभी भी ऐसे सिंपल फ्रेम ड्रॉ करना मिलते नहीं हैं जनरली हमको। हमेशा हमको जब भी फ्रेम ड्रॉ करना होता है तो फ्रेम हम हमेशा अकॉर्डिंग टू प्लान ही बनाते हैं। मतलब जो हमारा बिल्डिंग का प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंगली ही हमें फ्रेम को क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि अगर आप स्टैट प्रो को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर उससे एक आउटपुट चाह रहे हैं, तो आपको ऑटोकैड भी पहले से आना चाहिए। तो मैं अभी आज की इसी क्लास में ऑटोकैड के प्लान के थ्रू कैसे हम फ्रेम को बनाकर स्टैट में ला सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कॉलम लोकेशन का क्राइटेरिया समझाऊंगा कि कॉलम एग्जैक्टली किधर देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्या रीज़न रहेंगे कॉलम्स को लोकेट करने के, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करते हुए ऑटोकैड के थ्रू फ्रेम को स्टैट प्रो में लेकर आऊँगा। ठीक है, ये जो क्लास है ये क्लास आपका पार्ट वाइज रहेगा। अभी जो मैं इस पार्ट में आपको बताऊंगा, इस पार्ट में सबसे पहले ऑटोकैड में पूरा एक फ्रेम का सेटअप तैयार करूंगा। फिर देन नेक्स्ट वाले क्लास में आपको उस पर्टिकुलर फ्रेम को इंपोर्ट कैसे करना है स्टैड में वो बताऊंगा। ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी देखिए मैं ऑटोकैड ओपन कर रहा हूँ और ऑटोकैड में आप देख लेंगे मैंने एक प्लान ओपन करके रखा हुआ है। ये प्लान है। अब इस प्लान में क्या है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे लेयर्स। आपने अगर ऑटोकैड आप लोगों ने रन किया हुआ है तो आप लेयर्स के बारे में जानते होंगे। देखिए लेयर्स का क्या बेनिफिट्स होता है। लेयर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में रख सकते हैं। मतलब सपोज जैसे ये जो वॉल्स हमारी हैं प्लान की, ये वॉल्स हमारी वॉल लेयर में बनी हुई है। सिमिलरली आप देखेंगे ये स्टेयर का लेयर है, ये स्टेयर्स की लेयर है। अगर मैं स्टेयर लेयर में ये बल्ब को अगर क्लोज कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, देखिए स्टेयर नहीं दिख रहा होता है। तो लेयर्स के थ्रू बेनिफिट ये होता है कि हमें जिस लेयर में भी वर्क करना है हम उस लेयर को ऑन कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। ओके, अभी राइट नाउ आप देख रहे होंगे मैंने डोर लेयर ऑफ करके रखा हुआ है पहले से ही, विंडो लेयर ऑफ करके रखा हुआ है पहले से ही। अब मेरे को तो मेन यहाँ पर क्या है, मेरे को तो प्लान चाहिए है और प्लान के अकॉर्डिंगली कॉलम्स को लोकेट करना है। तो देखिए मैं कॉलम्स को लोकेट करने के लिए चाहूँगा कि एक कॉलम का लेयर मैं सेपरेटली बना लूँ। तो लेयर्स, नया लेयर्स बनता कैसे है, अभी तो ये लेयर्स मेरे बने बनाए हैं, मतलब मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक कॉलम लेयर बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको सिंपल लेयर्स प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करना है। जब लेयर्स प्रॉपर्टीज़ में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यू लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होता है। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लेयर का नेम आप क्या देंगे, कॉलम्स। सपोज मेरे को कॉलम नेम इस लेयर को देना है और मैं चाह रहा हूँ कि इस लेयर का कलर कुछ डिफरेंट हो। अभी राइट नाउ बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आएगा वो वाइट आएगा, तो मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज करके इसको येलो कलर का कर देता हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट मैं एक लेयर और बनाऊँगा। ये लेयर हमारा रहेगा बीम लेयर। तो फिर से मैं यहाँ पर न्यू लेयर क्लिक करूँगा और इस लेयर का नेम दे दूँगा बीम्स। कलर चेंज कर देते हैं, इसका भी कुछ डिफरेंट कलर रख लेते हैं, सपोज ये वाला कलर। देन इसको क्लोज कर, क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे लेयर्स में ये कॉलम का लेयर आ चुका है। अब मैं कॉलम लेयर को पहले एक्टिव कर दूंगा। कॉलम लेयर एक्टिव कैसे होगा, सिंपल आपने इस ड्रॉप डाउन एरो, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है एंड देन कॉलम लेयर पे क्लिक कर देना है, तो कॉलम लेयर हमारा एक्टिव हो जाता है। अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इस पर्टिकुलर प्लान में कॉलम्स को लोकेट करना है। तो कॉलम्स लोकेट करने का क्राइटेरिया क्या होता है या कैसे हम उसको लोकेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इनिशियल कॉलम एक बना लेंगे। इनिशियल एक रेक्टेंगल के थ्रू एक कॉलम डिफाइन करेंगे। अच्छा, तो जब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लूँगा तो रेक्टेंगल में जो कॉलम डिफाइन करूँगा मैं इनिशियल, वो 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम दूंगा। 9 इंच बाय 9 इंच में सिंपल यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स 9, 9 मैंने ये 9 बाय 9 का एक कॉलम यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अभी देखिए ये 9 बाय 9 का कॉलम दिया है, बट मैं राइट नाउ चाह रहा हूँ कि इस कॉलम का सी जी डिफाइंड हो।
तो CG के लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइन पिक करके डायगोनल लाइन ड्रॉ करूँगा। लाइन पिक करके एक डायगोनल लाइन यहाँ से यहाँ तक एक ड्रॉ करूँगा, फिर एक लाइन इस पर्टिकुलर कॉर्नर से इस कॉर्नर पर ये क्लिक करूँगा। तो देखिए ये मैंने क्या किया, कॉलम एक इनिशियल एक 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम दे दिया। अच्छा देखिए, इसमें मैंने इनिशियल कॉलम 9 इंच बाय 9 इंच दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 9 बाय 9 इंच का ही कॉलम लेके आगे वर्क करना है। मैं 9 इंच बाय 9 इंच इसलिए दिया हूँ कि मैं कॉलम को प्रॉपर लोकेशंस पे प्लेस कर सकूँ। देखिए, अच्छा 9 इंच मैंने कैसे डिसाइड किया, मैंने ये डिसाइड किया ऐसे कि ये जो वॉल है हमारी, ये 9 इंच की वॉल है, जो डबल ब्रिक वॉल बोलते हैं इसको। जैसे ये वॉल जो जनरली क्या होता है, जो हमारा बिल्डिंग होता है उसमें आउटर वॉल्स हम 9 इंच का रखते हैं, एंड जो इनर वॉल्स हैं वो हमारी 4.5 इंच की होती है। ठीक है, तो अभी देखेंगे जो हमारा आउटर वॉल है ये हमारा 9 इंच का है। अभी अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को के थ्रू ये जब वैल्यू देखूंगा तो आप देखेंगे 9 इंच पे ही आ रहा है। या सिंपल आप अगर डिस्टेंस मेज़र करेंगे इस वाले एंड से इस वाले एंड के बीच में, तो आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए ये 9 इंच का ही वॉल है। तो इसी वजह से मैंने एक इनिशियल कॉलम जो लिया है वो 9 इंच बाय 9 इंच लिया है। मतलब ये कॉलम सिर्फ और सिर्फ कॉलम की पोजीशन मार्क करने के लिए है। कॉलम का साइज़ अभी हम डिसाइड नहीं करें, अभी हम सिर्फ कॉलम की पोजीशन पे बात कर रहे हैं, कॉलम के पोजीशन पे ही डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी देखिए, अब जैसे मैंने ये कॉलम किया, ठीक है। अच्छा, कई बार कुछ जगह ऐसा भी होता है कि प्लान mm में होता है। अगर प्लान mm में है तो देन ये जो 9 इंच होता है वो इक्वल टू 230 mm होता है। तो उस केस में आप जब स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो 230 mm बाय 230 mm का करेंगे। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि ये वॉल का थिकनेस लोग 8 इंच का लेके डिज़ाइन करते हैं, मतलब आउटर वॉल को 8 इंच का करते हैं। तो देन उस केस में आप कॉलम का साइज़ 8 इंच बाय 8 इंच लेंगे। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको आउटर कॉलम का जो भी थिकनेस है उसके हिसाब से स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है, ताकि हम सिर्फ कॉलम की पोजीशन को मार्क कर सकें। अब देखिए, मैं यहाँ पर कॉलम को कॉपी करना चालू करूँगा, मतलब मैं अपने लोकेशन पे इसको लोकेट करूँगा। ओके, देखिए क्या होता है, जनरली हम जो एक नॉर्मल थिंकिंग होती है, हम ये सोचते हैं कि कॉलम रूम के चारों कॉर्नर्स पे होना चाहिए। बट देखिए, आज कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम रूम के चारों कॉर्नर पे ही कॉलम दे सकें। कहाँ पर नहीं हो पाती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं इस कॉलम को पिक किया, मैंने इसको कॉपी पिक किया, तो कॉपी पिक करके एक कॉर्नर से इसको पिक किया, एक बेस पॉइंट मैंने डिफाइन किया, और ये सबसे पहला लोकेशन तो ये डेफिनेटली होगा, एक कॉलम हमारा कॉर्नर पे आएगा। देखिए ये हमारा वॉशरूम है, और वॉशरूम के हिसाब से इस वॉशरूम का कॉर्नर ये आ रहा है, तो मैं एक कॉलम यहाँ पर भी दे दूंगा इस कॉर्नर के लिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एक कॉर्नर ये है। अच्छा, ये कॉर्नर ऐसा कॉर्नर है जो ये वाले रूम के लिए और ये वॉशरूम के लिए कॉमन कॉर्नर है, तो इधर तो डेफिनेटली हम एक कॉलम देंगे। तो मैं देखिए, अब प्रॉब्लम राइट नाउ क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ पर कहाँ लोकेट करूँगा, मेरे पास एग्जैक्ट एक लोकेशन पॉइंट यहाँ पर नहीं है। तो मैं अभी राइट नाउ क्या करूँगा, यहाँ पर साइड में कॉलम को रख दूंगा, ये बाद में मैं मूव वगैरह करके प्रॉपर लोकेट कर लूँगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, ये रूम का जो वॉशरूम है इसका कॉर्नर ये होता है, और ये जो रूम का है, ये मतलब ये अगर आप ये बेडरूम है, हम समझ लीजिए ये बेडरूम है, तो बेडरूम का कॉर्नर ये आ जाता है। तो अगर मैं एक कॉलम इधर भी दे दूं और एक कॉलम मैं इधर भी दे दूं, तो आप देखेंगे कि ये कॉलम्स क्या होंगे, काफ़ी पास पास हो जाएंगे। जनरली स्ट्रक्चर्स में ये चीज़ अवॉइड की जाती है कि कॉलम को जो है ज़्यादा पास में नहीं रखना होता है। ठीक है, अच्छा मैं क्यों नहीं रखना होता है, क्या रीज़न है, वो मैं अभी आपको थोड़ा देर से डिस्कस करूँगा। ठीक है, जनरली ऐसा हम अवॉइड करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम कॉलम इधर पर लोकेट करेंगे। ये कॉर्नर ऐसा कॉर्नर है जो इस रूम के लिए भी कॉमन है और इस रूम के लिए भी कॉमन है। फिर नेक्स्ट मैं आऊँगा, यहाँ पर एक कॉलम रख देता हूँ, एक ये रख दिया। फिर एक कॉर्नर ये बनता है, तो एक कॉलम मैं यहाँ पर रखूँगा, एक कॉलम। अच्छा देखिए, एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, और लोकेशन प्रॉपरली कॉलम को लोकेट करना है आपको, लोकेशन पे बहुत ध्यान देना है। एग्जैक्ट कॉर्नर पे ये देखिए मेरे से मिस्टेक हो गया, मैंने इसको सही लोकेट नहीं किया। अब देखिए, अगर मैं इसको सही इस पर्टिकुलर कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच नहीं करूँगा ना, तो ये मेरे फ्रेम को थोड़ा सा मिस्टेक करेगा। ठीक है,
अभी मैं नेक्स्ट आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैंने ये देखिए ये इसको रख दिया। क्लियर है। यहाँ पर नहीं रखूँगा क्योंकि जो सिचुएशन इधर बन रही थी वही सिचुएशन यहाँ पे भी बन रही थी कि अगर मैं इधर कॉलम दे देता हूँ, एक कॉलम इधर भी दे देता हूँ, तो लाइन से नंबर ऑफ कॉलम्स की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। अभी नेक्स्ट मैं एक कॉलम इधर पे चाह रहा हूँ, एक कॉलम इधर दे दिया जाए, एक कॉलम यहाँ पे दूंगा मैं इस कॉर्नर पे, डेफिनेटली ये क्योंकि ये इसके लिए कॉमन है। अच्छा देखिए, अब बात करें कि ये इतना बड़ा जो पैसेज है तो इसका कॉर्नर कहाँ है, इसका कॉर्नर ये बन रहा होता है, बट कोई इशू नहीं, मैं इसका कॉलम ये एक कॉलम यहाँ पे लोकेट करूँगा। बट अब एक्चुअली अभी हमारे पास यहाँ पे लोकेशन इसको लोकेट करने के लिए स्पेस नहीं है, तो मैं इसको वहीं पर ही रख देता हूँ, बाद में मूव वगैरह करके इसको लोकेट कर दूँगा। अभी नेक्स्ट मेरे को एक कॉलम यहाँ पर देना है, मैंने ये क्लिक किया। फिर नेक्स्ट मेरे को एक कॉलम सपोज यहाँ पर इस कॉर्नर पर देना है, एक कॉलम इधर आएगा क्योंकि ये इस पूरे ओवरऑल रूम का कॉर्नर है, इस रूम का भी कॉर्नर है, प्लस यहाँ पे भी कॉर्नर है, इवन यहाँ पे भी। देखें, अब नेक्स्ट देखें, ये स्टेयर एरिया जनरली हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि स्टेयर्स के चारों कॉर्नर्स पे एक एक कॉलम होना चाहिए। इससे क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होता है। मतलब जैसे ये कॉर्नर मैंने ये रखा, यहाँ पे देखिए कॉलम कॉपी कर दिया, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉलम यहाँ पे कॉपी कर दिया। अभी ये कॉलम तो ऐसा हो जाएगा कि ये कॉमन कॉलम हो जाएगा। अब इधर आएंगे तो एक कॉलम यहाँ पे भी हम दे सकते हैं क्योंकि ये स्टेयर का एंड है, प्लस ये जो रूम है, ये जो वॉशरूम है, ये ओटीएस है, ये इसके लिए ये कॉलम हो जाएगा। तो एक कॉलम मैं यहाँ पे रखूँगा, अभी मैं रख नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा बेस पॉइंट इस लोकेशन के हिसाब से सही नहीं है, तो मैं इधर पे रख देता हूँ। ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक कॉलम रखता हूँ, एक कॉलम मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है ना। अभी देखिए, ये सपोज ये पूरा एरिया हमारा पोच का एरिया होना होता है, मान लीजिए पोच है, तो उस केस में एक कॉलम इधर पे आएगा बिल्कुल सामने, एक कॉलम हमारा इधर आएगा और एक कॉलम हम यहाँ पर रखेंगे। बट अभी मैं इसको रख नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको यहाँ साइड में रख देता हूँ, बस याद रखने के लिए कि यहाँ पर एक कॉलम हमें देना है। और एक कॉलम आप यहाँ पर ये देखिए, इसके जस्ट सामने यहाँ पर ये ऐसा लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। ये कॉलम मैंने इसलिए यहाँ पे दिया, इसका पीछे रीज़न क्या है, देखिए ये जो कॉलम टू कॉलम जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये डिस्टेंस ये ज़्यादा है, तो मेरे को ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए या इस डिस्टेंस को नॉर्मल करने के लिए मैंने बीच में कॉलम दे दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये कॉलम इधर दे के इधर भी दे सकते हैं, बट इस केस में कंडीशन ये बनेगी कि ये जो बीम का स्पान है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर बीम की डेप्थ भी ज़्यादा बनेगी, बीम का साइज़ बड़ा रहेगा, प्लस ये कॉलम का साइज़ भी बढ़ जाएंगे क्योंकि कॉलम के ऊपर लोड भी ज़्यादा आएगा क्योंकि बीम का स्पान बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ऐसा होता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट ये कॉलम मैंने इधर पे दिया, एक कॉलम इधर दिया। अब मैं देखिए जो भी कॉलम मैंने अभी ऐसे ही रख दिए थे, अब उनको मैं प्रॉपर लोकेट करूँगा। जैसे ये कॉलम है, तो इस कॉलम को मैं मूव करके, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉलम को कहाँ पे रखा जाए, इस लोकेशन पे रखा जाए। फिर नेक्स्ट ये कॉलम तो ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इस कॉलम का एग्जैक्टली सामने ये कॉलम हो, तो मैंने इधर पे एक कॉलम पिक किया, मूव किया, ये वाले कॉर्नर से यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मिड ऑफ द वॉल आए। मिड ऑफ द वॉल मतलब ये जो मिड है यहाँ पे कॉलम है। अब देखिए मैंने ये कॉलम इधर दिया है मिड पे, बट इधर तो मिड पे नहीं है, मिड पर नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस कॉलम का सीजी से अगर मैं कोई बीम ड्रॉ करूँ तो ये कॉलम की सीजी इस कॉलम के सीजी से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। या फिर अभी राइट नाउ अभी हम ये करते हैं कि इस कॉलम को मूव करके इधर ही रख देते हैं। तो ये क्या होगा, ये कॉलम का सीजी से जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये लाइन एग्जैक्टली इस कॉलम की सीजी से कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट मैं ये कॉलम को भी लोकेट करता हूँ प्रॉपरली। इस कॉलम को मैंने मूव किया और मूव करके मैं सपोज इस मिड पॉइंट से उठाकर यहाँ पर ही रख दिया। अब देखिए ये क्या होगा, ये कॉलम अभी अगर मैं केस बात करूँ तो ये कॉलम क्या होगा, हमारे स्टेयर्स में आएगा, और मैं चाह रहा हूँ सपोज कि ये कॉलम हमारे स्टेयर में ना आए। तो इस केस में मैं इस कॉलम की पोजीशन जो है यहाँ पर नहीं, मैं इस कॉलम का पोजीशन ऊपर करूँगा, इसको ऊपर दूंगा। अब ये दूंगा तो देखिए इस कॉलम की सीजी इस कॉलम के सीजी से कनेक्ट नहीं होगा, तो मैं इसको भी मूव करके मैं लोकेट करूँगा। तो देखिए क्या होता है, जब हमने कॉलम पोजीशन दिया तो उस टाइम तो हमने कॉलम कहीं भी रख दिया, मतलब हमने रख दिया,
बट बाद में जब हम उसको प्रॉपरली जब एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब सी जी टू सी जी कनेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बीम्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। अच्छा, एक और बात, मैंने स्टार्टिंग में एक मिस्टेक किया था, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं फिर से मूव करूँगा, मूव पिक करके मैंने यहाँ पर ये कर दिया। क्लियर है? तो देखिए मैंने, अच्छा ओके, एक कॉलम ए भी है, इस कॉलम को भी मूव कर देता हूँ मैं। क्लियर है? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है वो ये होता है कि आपको कॉलम को प्रॉपर लोकेशन पे लोकेट करना है। इसी में ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। फिर इस केस में क्या होता है, जब हम स्टैट प्रो में अपनी फाइल को लेके जाते हैं या फ्रेम को लेके जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो मिस्टेक्स हैं वो पकड़ में आ जाती है। अच्छा देखिए, एक इस एंड में भी हम चाहें तो कॉलम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ये स्टेयर का एरिया, और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि स्टेयर जिधर पे भी होता है वहाँ पर हम चाहते हैं कि स्टेयर्स के चारों कॉर्नर पे कॉलम्स हो। कई बार ये चीज़ कई ये बार ये पॉसिबल होता है, कई बार ये पॉसिबल नहीं भी होता है। बट अगर यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर एक कॉलम दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक कॉलम एक कॉपी करके, या फिर मैं इस कॉलम को कॉपी करूँगा, इसके ऊपर वाले एंड से उठा पिक करूँगा, ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ ताकि सीधा ऑर्थो मोड, आई थिंक आप लोग को पता होगा ऑर्थो मोड क्या होता है, सीधा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैंने कॉलम को यहाँ पर लोकेट कर दिया। अब देखिए हमने कॉलम की पोजीशन प्रॉपर दे दिया है। अब ये कॉलम पोजीशन देने के बाद, अच्छा अब देखिए मैंने यहाँ पर कॉलम क्यों नहीं दिया, यहाँ पर भी कॉलम क्यों नहीं दिया, उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉलम्स क्या होंगे, पास पास आएंगे। अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कॉलम लोकेट करने के बाद बीम्स बनाना होता है। अच्छा देखिए, बीम्स का लोकेशन क्या होता है, मतलब बीम्स हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किधर बीम हमें देना है। देखिए जनरली क्या होता है, बीम हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि बीम हमेशा वॉल के नीचे हो, मतलब कोई भी वॉल ज़्यादा है, जैसे अगर ये देखिए ये एक वॉल आ रहा है, एक वॉल ये आ रहा है, एक वॉल ये आ रहा है, तो हमारा हमेशा रिक्वायरमेंट होता है कि वॉल के नीचे एक बीम होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम वॉल के नीचे एक बीम देंगे तो उससे जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस चीज़ को हमेशा इग्नोर करके चलना चाहिए कि हमें वॉल स्लैब में नहीं बनानी है, हमें वॉल हमेशा बीम के ऊपर बनानी है ताकि बीम से लोड डायरेक्टली कॉलम पे जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर फिर एक माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि सर हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं कि बीम के दोनों एंड पे कॉलम होता है इधर, ठीक है, या फिर बीम होगी तो फिर कैंटिलीवर बीम होती है। बट यहाँ पे तो देखा जा रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस पर्टिकुलर वॉल के लिए जब मैं बीम दूंगा तो इसके एक एंड पे तो कॉलम है बट दूसरे एंड पे तो कॉलम ही नहीं है, क्या होगा फिर। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये टी बीम बनती है। टी बीम मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम से इस कॉलम के बीच में जो बीम जा रहा होगा, इस पर्टिकुलर बीम में इस कॉलम से जो बीम आ रही होगी वो बीम टू बीम कनेक्ट हो जाएगी, बीम टू बीम कनेक्ट होगा, एक टी जंक्शन बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न आजकल काफ़ी सारी बिल्डिंगों में आपको देखने मिलेगा। आप अगर किसी भी बिल्डिंग में कोई भी कंस्ट्रक्शन एरिया में जाएंगे तो आपको इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। हाँ, विजिट ज़रूर करना चाहिए, मतलब एक्चुअली में जो भी वर्क हो रहा होता है, कहीं पे भी वर्क हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ों पे हम ध्यान देना चाहिए, इससे आपको और बेटर ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉलम इसीलिए नहीं दिया। तो देखिए ये जो बीम्स होती हैं ना, जिसके एक एंड पे कॉलम है दूसरे एंड पे कॉलम नहीं है, इस टाइप के बीम्स को हम सेकेंडरी बीम्स बोलते हैं जनरली। देखिए दो टाइप के बीम्स हम पढ़ते हैं, एक बीम होता है क्या, एक वो बीम जिसके दोनों एंड्स पे कॉलम है, दोनों एंड्स पे कॉलम है, वो बीम को हम बोलते हैं प्राइमरी बीम। और वैसी बीम जिसके किसी एक एंड पे कॉलम है बट दूसरे एंड पे कॉलम नहीं है, वो बीम किसी दूसरे बीम से कनेक्ट हो रहा हो। या फिर एक ऐसा बीम जिसके दोनों एंड पे कॉलम नहीं है, जैसे देखिए इधर पे एक केस हो रहा है, यहाँ पर एक वॉल है बट इस वॉल के कॉर्नर्स एंड्स पे हमने कॉलम प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये क्या होगा, ये वॉल के लिए जो बीम बनेगा ना, ये बीम ये वाले हॉरिजॉन्टल बीम से और ये वाले हॉरिजॉन्टल बीम से कनेक्ट करेगा।
ओके, तो ये जो बीम है इस बीम को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी बीम। ओके, अच्छा देखिए एक और चीज़, एक बात यहाँ पे देखिए मैंने अभी ध्यान दिया कि देखिए ये कॉलम हमारा ऊपर है, ये कॉलम नीचे, तो इसमें भी सीधी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको भी क्या करूँगा, मूव कर दूँगा, मैं इसको मूव करके ऊपर चला जाऊँगा। सिमिलरली इसको भी मैं मूव करूँगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कॉलम्स को लोकेट कर दिया। अच्छा देखिए कॉलम लोकेट करने का क्राइटेरिया आई थिंक आप लोग थोड़ा सा समझ में आया होगा कि रूम्स के कॉर्नर्स पे हमें कॉलम देना होता है, बट एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होती है कि कॉलम्स पास पास ना हो एक दूसरे के। ओके, अच्छा ये क्राइटेरिया लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। अच्छा देखिए हम कॉलम्स कम दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कॉलम कम करके सामने वाले का या क्लाइंट्स का कुछ पैसा बचा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप अगर कॉलम की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो होगा क्या, कॉलम के साइज़ छोटे आएंगे, कॉलम के साइज़ कम होंगे, कम क्रॉस सेक्शन के कॉलम्स होंगे। लेकिन अगर आप कॉलम को कम रखेंगे तो उस केस में डेफिनेटली कॉलम कम रखेंगे, लोड तो उतना ही है पूरी बिल्डिंग का, तो कॉलम के साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ज़्यादा कॉलम रहेंगे तो कॉलम के साइज़ कम आएंगे, और कम कॉलम रहेंगे तो कॉलम का साइज़ ज़्यादा आएगा। तो अल्टीमेटली कॉस्ट तो उतना ही होना है, बट होता क्या है, हम कॉलम पोजीशन हमेशा किसके हिसाब से डिफाइन करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट करते हैं। अब कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, कई बार कुछ क्लाइंट्स का ये रिक्वायरमेंट होता है कि वो बोलता है कि सर मेरे को सेमी कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है। सेमी कमर्शियल मीन्स मतलब उसका बिल्डिंग कुछ ऐसे लोकेशन पे आ रहा है, ऐसे लोकेशन पे उसकी बिल्डिंग बन रही है कि उसको वो सेमी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। मतलब वो चाह रहा है कि नीचे एक हॉल वगैरह क्रिएट कर दिया जाए, हॉल बना दिया जाए, बट सर मैं ऊपर रहना चाहता हूँ, ऊपर मेरा रेसिडेंशियल होगा। तो ऊपर रेसिडेंशियल चाहिए, नीचे उसको कमर्शियल पर्पस से चाहिए। तो कमर्शियल पर्पस में हॉल अगर चाहिए होता है तो पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि हॉल में कॉलम्स कम से कम हो, हॉल में कॉलम्स कम से कम हो, ताकि उस पर्टिकुलर हॉल को वो पर्टिकुलर पर्सन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज कर सके, अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सके। तो देखिए इस पर्टिकुलर पूरे बिल्डिंग में आप देखेंगे कि जो मैंने कॉलम प्रोवाइड किया है, अगर मैं इंटीरियर कॉलम्स की बात करूँ, अंदर के कॉलम्स की बात करूँ, तो देखिए ये तो हमारा वॉल ही है, ये आउटर वॉल्स हैं ये पूरी। आउटर वॉल्स में आप जितने कॉलम दे सकते हो, आउटर वॉल्स का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आउटर वॉल के कॉलम तो रहने ही रहने हैं, और वो आपके हॉल के बीच में वैसे भी नहीं आएंगे, हॉल में बीच में नहीं दिखेंगे, तो आउटर कॉलम का कोई इशू नहीं होता है। बट देखें इनर इंटीरियर पूरा पोर्शन, इंटीरियर मतलब अगर देखें ये वॉल थी, ये वॉल थी, ये वॉल थी, ये सब ये तो आउटर, मतलब ये आउटर ही वॉल हुई हमारी, ये आउटर वॉल्स ही हैं। तो आप देखेंगे, अच्छा ये स्टेयर में ये जो कॉलम्स हैं, स्टेयर का देखिए, स्टेयर का पोजीशन तो फिक्स ही रहेगा, आप कहीं भी जाएं आपका स्टेयर का पोजीशन, आपका मतलब आप 4 फ्लोर 5 फ्लोर 6 फ्लोर जितने का भी बनाए तो स्टेयर का पोर्शन ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा। आपको इसी में स्टेयर चाहिए तो ये कॉलम्स को हम, ये जो दो कॉलम्स है इनको भी यही कंसिडर करेंगे कि ये भी एक आउटर ही कॉलम है। बट अगर हम अंदर की बात करें, उस पूरे बिल्डिंग के अंदर की कॉलम की बात करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सिर्फ दो कॉलम्स रखे हैं, एक ये वाला कॉलम रखा हुआ है और एक ये वाला कॉलम रखा है। तो देखिए इस पूरे बिल्डिंग में अगर पर्टिकुलर पर्सन चाह रहा है कि इसको एज ए कमर्शियल यूज़ करना है, तो उसको बीच में से दो ही कॉलम आएंगे। तो ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट होता है कि हमें कॉलम कम से कम देना है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा देखिए ये जो कॉलम पोजीशन मैंने दिया है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंजीनियर ऐसा ही दे, हर इंजीनियर का सोचना अलग अलग हो सकता है। कोई भी इंजीनियर के हो सकता है कि अगर इसी पर्टिकुलर कॉलम को हम 5-6 इंजीनियर्स को दें तो हर इंजीनियर्स का कॉलम लोकेशन में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी यहाँ पे कॉलम पोजीशनिंग बताई है, बाकी कॉलम पोजीशनिंग आप अपने अकॉर्डिंगली भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, आपको मैंने बस एक क्राइटेरिया समझाया है कि क्राइटेरिया क्या रहता है। हमेशा कॉलम पोजीशन हम अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट ही करते हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही करते हैं। अब देखिए कॉलम तो मैंने पोजीशन दे दिया, अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, कॉलम टू कॉलम बीम्स कनेक्ट करना है। तो ये कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, वॉल लेयर को ऑफ करता हूँ, वॉल लेयर ऑफ करूँगा एंड स्टेयर लेयर ऑफ कर दूँगा। तो मेरे को क्या होगा, मेरे को सिर्फ कॉलम्स दिखेंगे। ये कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा आपको, ये साइड में रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बीम लेयर को एक्टिव कर लूँगा। मेरे को क्या करना है, कॉलम टू कॉलम बीम्स बनाना है।
तो मैंने यहाँ पर एक लाइन पिक किया और इस कॉलम का जो सी जी है, आई थिंक आप समझ जाएंगे आप, एक सी जी से दूसरे सी जी के बीच में मैं कॉलम्स को बीम्स को कनेक्ट कर दूंगा। फिर एक इस वाले सी जी से इस वाले सी जी पे। वैसे जब हम इसको बना रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ कंफर्म करनी होती है कि हर कॉलम के सी जी से बीम जा रही है कि नहीं जा रही है। इससे आपका प्लेसमेंट क्लियर हो जाता है कि आपने प्लेसमेंट सही किया है या नहीं किया। अगेन मैंने एक कॉलम के सी जी से दूसरे कॉलम के सी जी पे मैंने एक बीम ये लेके गया। फिर नेक्स्ट अगेन इधर से इधर तक एक मैं अभी जितने भी कॉलम टू कॉलम है वो बीम ले जा रहा हूँ। और जितनी भी सेकेंडरी बीम्स हैं, ये हमारी प्राइमरी बीम्स हो गई एक प्रकार से। अभी जितनी भी हमारी सेकेंडरी बीम्स हैं, सेकेंडरी बीम्स हम प्लान के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। जब प्लान को ओपन कर लेंगे तब हम उसको देखेंगे, क्योंकि इससे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि वॉल और किधर किधर है। बस हमको ये पता है कि कॉलम टू कॉलम हमें बीम्स कनेक्ट करना है। तो मैं कॉलम टू कॉलम बीम्स कनेक्ट यहाँ पर कर दिया। अभी देखिए पहले हॉरिजॉन्टल बीम्स कनेक्ट किया, अब मैं वर्टिकल्स करूँगा, वर्टिकल लाइन बनाऊँगा। मैं सीधा ये लास्ट टाइम पे यहाँ क्लिक कर दूँगा। आपने स्टार्टिंग ऑफ द कॉलम से एंड ऑफ द कॉलम तक कनेक्ट करना है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये सीधा ये भी तो आ सकता था, बट आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक लाइन में नहीं है, ठीक है, मैच नहीं हो रहा, तो इसको मैं अभी नहीं बनाऊँगा। इधर से मैं इधर तक आऊँगा और फिर नेक्स्ट लास्ट में एक बीम इधर से इधर तक आएगी। फिर एक बीम मैं इधर पर क्रिएट करूँगा। देखिए तो मैंने कॉलम टू कॉलम जितनी बीम हो सकते थे वो मैंने बना दिया है। अब मैं वापस से वॉल लेयर को ऑन कर देता हूँ। वॉल लेयर ऑन करूँगा तो मेरे को वॉल की पोजीशंस पता चल जाएंगी। अब मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है कि एक बीम तो इधर बननी पड़ेगी, एक बीम हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वॉल है, एक ये वॉल है। मतलब जैसे मैंने आपसे भी पहले डिस्कस किया था कि बीम हमेशा वॉल के नीचे देना चाहिए। मतलब ये पहला क्राइटेरिया है कि बीम हमेशा वॉल के नीचे आप दें। तो मैंने यहाँ पे एक फिर से एक लाइन पिक किया और इस साइड से एक वॉल यहाँ बीम यहाँ तक बना दिया। फिर एक लाइन अगेन पिक करके इधर से इधर तक मैंने एक बीम एक ये देखिए परपेंडिकुलर का साइन दे देता है। परपेंडिकुलर साइन मतलब ये 90 डिग्री पे ही कनेक्ट करेगा, आप इसको याद रखें। अभी देखिए एक बीम इधर पे होना है, तो इधर पे बीम देने का प्रोसेस क्या है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वॉल के एग्जैक्टली मिड से एक बीम कनेक्ट हो। तो देखिए मिड पॉइंट आप अभी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आप इधर से इधर एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और फिर इसके मिड से एक लाइन इस इधर तक बना लीजिए। फिर एक टूल होता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लाइन मैंने डिलीट कर दिया। एक टूल होता है एक्सटेंड, ट्रिम के अंदर, ट्रिम टूल के अंदर आप देखेंगे एक्सटेंड टूल होता है, या फिर इसका शॉर्टकट की भी होता है ई एक्स ई एक्स ई एक्स डबल एंटर। तो जब ई एक्स डबल एंटर करते हैं तो ये लाइन क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। देखिए इसमें मैं कुछ ये मान के चल रहा हूँ कि आपसे ऑटोकैड के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर भी इस लाइन को भी चाह रहा हूँ कि ये भी आगे एक्सटेंड हो जाए। तो इसको चाहें तो आप ऐसे भी इसको सेलेक्ट करके इस साइड को पिक करके आप इसको आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो, एक ऑप्शन ये भी होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये बीम्स को ड्रॉ कर लिया। अब देखें मैं वापस से वॉल लेयर ऑफ करता हूँ, वॉल लेयर ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे ये मेरे को बीम का पूरा एक लेआउट यहाँ पे समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जितने भी बीम्स ड्रॉ किए हैं हर बीम रेक्टेंगुलरली क्लोज्ड है। मतलब जो भी लोकेशन है, जो भी पैनल है, ये जो जितना भी एरिया है, ये सारे एरिया रेक्टेंगुलरली क्लोज्ड है। तो देखिए आप लोग को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी बीम लेआउट जब आप बनाएं, बीम का आप लेआउट एक बनाएं तो बीम हमेशा रेक्टेंगुलरली क्लोज्ड होना चाहिए। मतलब जो स्पेस होना चाहिए स्लैब का, ये यहाँ पे स्लैब रहेगा आपका, आगे आगे जाके हम यहाँ पे स्लैब भी मतलब स्टैड में वर्क करेंगे, तो ये जो स्पेस है हमेशा रेक्टेंगुलरली क्लोज्ड ही होना चाहिए, क्योंकि स्टैट को इसी को ही रीड करता है, रेक्टेंगुलरली क्लोज्ड एरिया को ही वो प्रेफर करता है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने रेक्टेंगुलरली क्लोज किया है, रेक्टेंगुलरली क्लोज किया है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों को जब आप लोग बनाएं तो हो सकता है कि आप ऐसा बनाएं, ऐसा ये गलत है, ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। हमेशा ध्यान रखिएगा रेक्टेंगुलरली क्लोज्ड ही होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर एक बीम भी लोकेट कर लिया है, कॉलम भी लोकेट कर लिया है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बीम वाला जो पूरा फ्रेम है ये स्टैड में जाए।
बट अभी भी ये मेरा जो फ्रेम है स्टैट के हिसाब से अभी सेट नहीं हुआ है। अभी मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें कॉलम को जो है कॉलम लेयर को ऑफ कर दूँ। कॉलम लेयर ऑफ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास सब बीम बीम्स आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अभी मैं चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर बीम वाले फ्रेम को स्टैंड में लेके जाना है। पर देखिए इशू ये है, प्रॉब्लम ये है, अ, अभी मैंने यहाँ पर ये लेयर्स ऑफ करी है, मैंने वॉल का लेयर ऑफ किया है, कॉलम का लेयर ऑफ किया है। अच्छा, लेयर ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दिया, ऑब्जेक्ट्स मेरे अभी भी हैं, बट क्या है, लेयर्स में ऑफ होने की वजह से नहीं दिख रहे हैं। तो क्या होगा, जब मैं इस पर्टिकुलर पूरे इसी फाइल को स्टैड में लेके जाऊंगा, जो मेरा प्लान नंबर 1 के हिसाब से नाम से जो फाइल है, इसी नेम के फाइल को अगर मैं स्टैड में लेके जाऊंगा तो ये सारी चीज़ों को लेके आ जाएगा, वो प्लान को भी लेके आ जाएगा, वॉल स्टेयर सब वहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। बट मेरे को वहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को तो वहाँ पर कॉलम एंड बीन्स चाहिए, मतलब बीन्स सिंपल लाइन ड्राइंग चाहिए, लाइन फ्रेम चाहिए पूरा। तो ये पर्टिकुलर फाइल को हम स्टैड में नहीं लेके जा सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब इसके लिए सेकंड स्टेप क्या रहेगा, मैं इस पूरे फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, जो बीम वाला है हमारा फ्रेम है, इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी होता है, और यहाँ पर एक न्यू ड्राइंग पेज ओपन कर लूँगा। न्यू ड्राइंग पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। जब पेस्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये मेरे से इंसर्शन पॉइंट पूछ रहा है, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट। देखिए इंसर्शन पॉइंट स्टैट प्रो में मतलब इंसर्शन पॉइंट आपको क्या देना है, 0,0 देना है, 0 टैब 0। देखिए क्या होता है, ऑटो स्टैट प्रो में ओरिजिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब ओरिजिन डिफाइन करके ही ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर जब इंसर्शन पॉइंट भी डिफाइन करूँगा, मतलब इसका लोकेशन डिफाइन करूँगा कि ऑब्जेक्ट मेरे को किधर चाहिए, तो मैं लोकेशन क्या दूंगा, 0,0। तो जैसे ही 0,0 लोकेशन दिया तो आप देखेंगे ये जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट्स में ओरिजिन पे आके ये लोकेट हो गया। बट देखिए अभी राइट नाउ इस फ्रेम के अकॉर्डिंगली, इस बीम लेआउट के अकॉर्डिंगली जो ओरिजिन आ रहा है वो लेफ्ट साइड में बॉटम कॉर्नर में आ रहा है। बट मेरा जो रिक्वायरमेंट है, या स्टैट प्रो के हिसाब से जो मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरे को ओरिजिन लेफ्ट में टॉप क्वार्टर में चाहिए होता है, ओरिजिन चाहिए लेफ्ट में टॉप मोस्ट कॉर्नर, टॉप मोस्ट कॉर्नर, ठीक है, इधर पे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे फ्रेम को फिर से सिलेक्ट करके इसको मूव करूँगा, और इसको मूव करूँगा, इसके ऊपर वाले एंड से उठाऊँगा और इसको यहाँ पर ही कर दूँगा, ठीक है। तो आप देखेंगे मैंने इसको प्रॉपरली जो ओरिजिन है हमारा वो लेफ्ट साइड में टॉप मोस्ट कॉर्नर में पहुँचा दिया। अब देखिए, अब मैं चाह रहा हूँ, ये तो देखिए बीम लेआउट है, ये बीम का फ्रेम है, मैं चाह रहा हूँ इसमें बीम का फ्रेम प्लस कॉलम का फ्रेम भी बने, मतलब मैं कॉलम भी यहाँ पर ही डिफाइन करूँ। तो देखिए मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन को रोटेट कर सकूँ, तो रोटेट करने के लिए आप चाहें तो ये देखिए ये साइड में आइसोमेट्रिक व्यू के ऑप्शन होते हैं, मतलब या फिर आप इधर से भी आप ये देखिए टॉप है, ये टॉप व्यू, व्यू कंट्रोल में जाके आप यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू में क्या करता है, ये इसको रोटेट कर लेता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, जनरली हम कॉलम साइज़ कितना लेते हैं, 10 फीट का राउंड लेते हैं। 10 फीट का कॉलम हमें एक मतलब बिल्डिंग के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लाइन पिक करूँगा और लाइन पिक करूँगा, और ये मेरे को फर्स्ट पॉइंट बोलेगा, तो मैं इस ओरिजिन से ऑर्थो मोड को ऑन करते हुए, ऑर्थो मोड से क्या होता है, लाइन हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली ही जाता है, तो मैं इसको ऊपर जाऊँगा और मैं यहाँ पर लाइन दूंगा 120। तो 120 कैसे, देखिए क्या होता है, अभी मैं आपको यूनिट्स के बारे में समझा देता हूँ। देखिए जब यूनिट हमें देखना है कि हम किस यूनिट में वर्क कर रहे हैं, तो यूनिट कैसे चेक करते हैं, यू एन टाइप करके एंटर करिए। तो जब आपने एंटर किया, ओके मेरे में अभी इंचेस है, इसको एम एम है, मैं इसको इंच करता हूँ, इंचेस इंचेस करके ओके करता हूँ। तो देखिए अभी हमने यूनिट किस में सेट किया है, हमने इंचेस में सेट किया है। तो अब इंचेस में जब यूनिट हमने सेट किया है तो 10 फीट बराबर कितना इंच होता है, 10 फीट 1 इंच बराबर 12 इंच होता है हमारा, तो 10 फीट इक्वल्स टू हमारा 120 इंच हो जाएगा। तो मैं 120 इंच की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा। अब 120 इंच की लाइन मैंने जब ड्रॉ किया है, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो पूरा फ्रेम है हमारा ऑटोकैड का, ये सॉरी ये बीम का, ये फ्रेम मूव होकर ऊपर वाले एंड पे आ जाए।
ऊपर वाले एंड पे। तो मैं इसको यहाँ पे मूव पिक करूँगा, इसके नीचे वाले पॉइंट से पिक करके इसको ऊपर वाले एंड पे यहाँ पर रख दूँगा। देखें, अच्छा देखें, स्क्रीन को अगर आप चाह रहे हैं कि माउस के थ्रू मैं रोटेट कर सकूं तो कैसे रोटेट कर सकते हैं? कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाना है, कीबोर्ड का शिफ्ट बटन आपको प्रेस करना है और माउस का मिडिल बटन को प्रेस करना है। तो देखिए, शिफ्ट और मिडिल माउस बटन को प्रेस करते हैं तो इसके थ्रू आप स्क्रीन को रोटेट वोटेट कर सकते हैं। देखिए रोटेट मैंने यहाँ पे कर दिया। रोटेट करने के बाद अभी मैं नेक्स्ट, देखिए ये जो मेरा कॉलम है, इस कॉलम को तो मैं तो एक ही बनाया है, मेरे को ऐसे और भी कॉलम चाहिए, तो मैं इस कॉलम को सीधा यहाँ से कॉपी कर दूँगा, ये वाले एंड्स को बेस पॉइंट दे दूँगा और ये कॉलम्स को थोड़ा जूम करके देखिएगा प्रॉपरली रखा है कि नहीं रखा है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलम को आप प्रॉपर प्लेस्ड करें। ओके, कॉलम्स को देखिए, अब देखिए मेरे को लोकेशन याद है कि मैंने कॉलम किधर किधर दिया था, आपको भी याद रहेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप प्लान प्लान आप जब बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कॉलम कहाँ कहाँ दिया था। तो देखिए मैंने जिधर जिधर भी कॉलम दिया था उधर उधर मैं जो कॉलम की लाइन है वो ड्रॉ कर दूंगा कि मेरे को यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न हो गया, यहाँ थोड़ा सा डाउट हो रहा है, थोड़ा जूम करें और जूम करेंगे आपको प्रॉपर लोकेशन मिल जाएगा। आपको बस क्लिक करते जाना है, कॉलम कॉपी होता जाएगा। तो देखिए मैंने ये कॉलम्स को देता जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखें, स्केप कैंसिल करता हूँ। अब देखिए इसके आगे तो चाहिए नहीं है, स्केप करके कैंसिल किया तो आप देखेंगे ये हमने एक 3D में एक 3D ज्योमेट्रिकल फ्रेम यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है। और हम चाहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल फ्रेम अब कहाँ पर इंपोर्ट हो जाए? स्टैट में चला जाए। इसको हमें स्टैट प्रो में इंपोर्ट करना है। तो देखिए ये जो मैंने अभी आपको क्लास लिया है, ये स्टैट प्रो में हम फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं या ऑटोकैड के फ्रेम को किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं कि वो स्टैट में चला जाए। तो ये मैंने आपको बताया, ये सेटअप मैंने बताया कि कैसे फ्रेम को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा कि इसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है वो आपको बताऊँगा। ओके, अभी के लिए इतना ही।